हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी इन आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी में जय वर्ड जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट नंबर 4 लेकर आए। इससे पहले हम आपको पार्ट नंबर 3 में प्रोटीन, पार्ट नंबर 2 में कार्बोहाइड्रेट और 1 में बता चुके हैं। तो अभी तक आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियो को जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए और वाकई ये जो चैप्टर है जय वर्ड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को अच्छे से देखनी है और साथ ही साथ नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है, जिससे आप इन चीज़ों को बाद में रिवाइज कर सको एग्जाम टाइम पर। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले इस पार्ट में वसा यानी कि लिपिड्स। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हम फिनिश कर चुके, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं, पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बसा से, वो सभी पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोग पूरी देखोगे और जो भी पॉइंट बताएंगे उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलोगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं बसा क्या होती है और बसा से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करें आज की इस वीडियो को। यदि आप हमसे न्यू जुड़ रहे हो अभी अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर ले, जिससे हम जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें इन एग्जाम से संबंधित आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो देखते हैं बसा। बसा क्या होती है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको बता देते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको पार्ट नंबर 3 में बताया था, कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है, जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती है उनकी मरम्मत करता है, उसमें सहायक होता है। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे यौगिक ऐसे पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा जो होती है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और कार्बोहाइड्रेट है उससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात क्या है यहाँ पर, किससे ज़्यादा प्राप्त होती है, तो वसा से ऊर्जा हमें ज़्यादा प्राप्त होती है, आपको पहले से पता होगा, और कार्बोहाइड्रेट को से उसकी तुलना में थोड़ा कम प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऐसे पदार्थ जो दोनों ही किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब फर्क क्या है इसमें, तो फर्क इतना है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। बस इतना फर्क है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा हमें जल्द प्राप्त हो जाती है, जैसे ही हम खाएंगे तो 1-1.5 घंटे मुझे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तुरंत ही। लेकिन वसा एक ऐसा पदार्थ है जिससे ऊर्जा बहुत देर में प्राप्त होती है। लेकिन बात की जाए ऊर्जा की तो वसा से हमें ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है, जिसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिलौर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। डेट आप न याद रखें क्योंकि सन आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बिलौर नाम के वैज्ञानिक ने किया हुआ था। और वसा कैसा पदार्थ है, तो वसा एक ऊर्जा युक्त पदार्थ है, ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। वसा जो होती है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है और इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। लास्ट में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर आए जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, हाँ एक बात हम भूल चुके हैं, जो कल स्टूडेंट्स ने जिन्होंने आंसर दिया था प्रोटीन से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ओनली 3 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया था, मानसी सक्सेना, जीतपाल यादव और अर्जुन वर्मा। ओनली 3 स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर दिया था, शेष किसी ने भी आंसर नहीं दिया था। तो इसका मतलब है आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, गलत बात है। यदि आप अभी को तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो लास्ट में आपको ही पछताना होगा, तब आप कहते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो बात यही होती है कि आप लोग सही से पढ़ते नहीं हो।
जो भी हम डालते हैं उसे अच्छे से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी चैप्टर हम डालें आपके एग्जाम्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो सभी को अच्छे से देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, किताबें आपके पास होंगी एनसीईआरटी उनको पढ़िए, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। हम इतना डिटेल से पढ़ाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हम आशा यही करते हो, कोशिश हमारी यही रहती है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते आगे पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में वसा से लगभग 2.5 गुनी ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में देखा जाए तो वसा से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो 2.5 गुनी ज़्यादा प्राप्त होती है। किससे? वसा से। तो आप यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 2.5 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीडेशन से कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1 ग्राम वसा से आपको 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 9.30 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लिपिड कहाँ पर पाए जाते हैं। तो लिपिड जो होता है वो तंत्रिका ऊतक में, एडिपोस ऊतक यानी बसीय ऊतक में, और बसीय ऊतक जो होते हैं वो त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे आप याद कर लें, जो बसीय ऊतक होते हैं, जो एडिपोस ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो हमारे त्वचा के नीचे पाए जाते हैं और इनमें क्या पाया जाता है? लिपिड पाया जाता है। और ये अस्थिमज्जा जो बोन मैरो होती है उसमें भी लिपिड पाया जाता है। तो तंत्रिका ऊतक, एडिपोस ऊतक यानी बसीय ऊतक और अस्थिमज्जा जो बोन मैरो होती है उसमें लिपिड्स पाए जाते हैं। ओके, तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी पॉइंट ये लिखे सभी इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जल में ये घुलनशील है या नहीं है। तो याद रखिए जो वसा होती है वो जल में घुलनशील नहीं होती है, यानी कि अघुलनशील पदार्थ होता है। वसा जो है वो जल में आसानी से नहीं घुलती है। तो वसा एक प्रकार का जल में कैसा पदार्थ है? अघुलनशील पदार्थ होता है। परंतु ये कार्बनिक विलायक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनमें ये आसानी से घुल जाती है, जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम आदि घुलनशील है इसमें। यदि आपसे बात की जाए कि वसा किस में घुलती है, वसा किस में घुलनशील है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता देना ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में, पेट्रोलियम में आदि में घुलनशील है, लेकिन ये जल में नहीं घुलती है। जल में ये अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ही आसानी से घुल जाती है। वो हमने आपको नाम बता दिए। अब बात करते हैं वसा के एक अणु, जो वसा का एक अणु होता है वो कैसे मिलकर बनता है, किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो वसा का एक अणु जो होता है वो एक अणु ग्लिसरॉल प्लस उसके साथ साथ 3 पर जो इसके अणु ली जाती है वो वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। एक अणु ग्लिसरॉल के और 3 वसा अम्ल से मिलकर बना होता है। इसमें बंध कौन सा होता है? इन दोनों को जोड़ने में एक बंध लगता है, वो बंध का नाम है एस्टर बंध। क्या होता है? एस्टर बंध। वसा को एस्टर भी कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखें। इसे ट्राइक भी कहा जाता है, ऐसा ही कुछ नाम है, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हम। तो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि वसा का एक अणु किससे मिलकर बना होता है। तो वसा का एक अणु जो होता है वो एक अणु ग्लिसरॉल का उसमें होता है और 3 अणु उसमें वसा अम्ल यानी फैटी एसिड से मिलकर वसा का एक अणु बनता है। और इसमें कौन सा बंध पाया जाता है वसा के बीच कौन सा बंध पाया जाता है इनके बनने में? तो आप बता सकते हो एस्टर बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर। जबकि प्रोटीन के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड बंध, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। आगे बात करते हैं, चलिए। तो आपको एक पॉइंट यहाँ पर बताना होगा, ग्लिसरॉल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है। ग्लिसरॉल का जो रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल जो सूत्र उसका, वो क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए कौन सबसे पहले और सबसे राइट आंसर देता है। बात करते हैं वसा अम्ल। वसा अम्ल क्या होते हैं? तो वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। वसा अम्ल जो होते हैं वो 4 से लेकर 30
कार्बन अणु से निर्मित होते हैं। जितने भी वसा अम्ल होते हैं उसमें कार्बन जो पाए जाते हैं वो 4 से लेकर 30 तक कार्बन अणु से बने हुए होते हैं। कितने? 4 से लेकर यानी 4 से लेकर और 13 कार्बन अणु से निर्मित होते हैं। कौन? वसा अम्ल यानी फैटी एसिड। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। ये बंध के आधार पर इनको बांटा गया है। यदि आपसे पूछा जाए किसके आधार पर इनको बांटा गया है, तो बॉन्ड के आधार पर इनको बांटा गया है। संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसे शॉर्ट में बोला जाए तो SFA कहा जाता है और इसे शॉर्ट में बोला जाए तो UFA कहा जाता है। UFA और SFA। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों को डिटेल से हम आपको समझाएंगे। संतृप्त वसा अम्ल क्या होता है और असंतृप्त वसा अम्ल क्या होता है। संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल में क्या डिफरेंस है और कौन कौन इसमें आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं संतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल जो होता है वो घी चर्बी में पाया जाता है। जो संतृप्त वसा अम्ल होता है वो कहाँ पर पाया जाता है यदि आपसे पूछा जाए तो संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं, सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होते हैं, वो घी और चर्बी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? घी और चर्बी में। जैसे पिग सुअर जो होता है उसकी चर्बी में कौन सा होता है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो उसमें संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कार्बन कैसे होते हैं। तो इनकी कार्बन श्रृंखला होती है वो सीधी होती है। इनकी कार्बन श्रृंखला जो होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है। बिल्कुल ठीक है, कैसी होती है? सीधी कार्बन श्रृंखला इसमें पाई जाती है। ओके, एक पॉइंट क्लियर हुआ। इनमें कितने बंध पाए जाते हैं? तो इनमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते। इनमें एकल बंध होता है और इनमें यानी कि इसका मतलब है इसमें डबल बॉन्ड यानी द्विसंयोजी बंध नहीं पाए जाते। किसमें? पूछा जा सकता है आपसे क्या संतृप्त वसा अम्ल में डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, ये रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री पर जम जाते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है आपसे कि संतृप्त वसा अम्ल कितने टेम्परेचर पर जम जाते हैं। संतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं वो कितने टेम्परेचर पर जम जाते हैं, तो आप बता सकते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान पर ये जम जाते हैं। यानी रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है उसी पर ये जम जाते हैं। कौन? संतृप्त वसा अम्ल। इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत अधिक होता है। संतृप्त वसा अम्लों के सेवन से मानव की जो रुधिर होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप संतृप्त वसा अम्ल का सेवन करोगे बहुत ज़्यादा तो रुधिर में आपका क्या होगा? जो कोलेस्ट्रॉल नाम का जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कौन सी वसा अम्ल यदि हम खाएंगे जिससे हमारा यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो आपका संतृप्त वसा अम्ल यदि उनका सेवन आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आप में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं संतृप्त वसा अम्ल में कौन से अम्ल आते हैं। तो पोमिटिक अम्ल आता है, स्टीरिक अम्ल आता है और एरेकिडिक अम्ल आता है जो मूंगफली के तेल में पाया जाता है। कुछ तेल ऐसे हैं जैसे नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है, ऐसे तेल है। वैसे तो ये असंतृप्त में आते हैं, अनसैचुरेटेड में आते हैं, लेकिन ये ऐसे तेल है जो संतृप्त वसा अम्ल का यानी कि जिस तापमान पर ये जम जाते हैं उसी तापमान पर ये आसानी से जम जाते हैं। आपने ठंडों की टाइम देखा होगा, जैसे ठंड की सीजन आती है तो मूंगफली का तेल, नारियल का तेल होता है वो जम जाता है। तो वैसे तो ये असंतृप्त है। असंतृप्त में जितनी भी वनस्पति तेल होते हैं वो सब असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं, लेकिन ये जम जाते हैं तो इनको संतृप्त वसा अम्ल में रखा गया है। किस में रखा गया? संतृप्त वसा अम्ल में। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि नारियल का तेल किस में आता है, तो नारियल का जो तेल होता है वो संतृप्त वसा अम्ल में आता है। इसमें अम्ल कौन से पूछे जाते हैं? यदि अम्ल बात की जाए तो पोमिटिक अम्ल होता है, स्टीरोइक अम्ल होता है, एरेकिडिक अम्ल होता है जो मूंगफली के तेल में पाया जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें कि वसा अम्ल कितने पर जम जाते हैं। संतृप्त वसा अम्ल तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर जम जाते हैं। इसमें बंध कौन सा पाया जाता है? तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त वसा अम्ल यानी UFA, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। अभी हम आपको आगे कुछ फॉर्मूला लेके आए, उनमें दिखाएंगे कैसे बंध इसमें पाए जाते हैं।
इसमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते, जबकि उसमें डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते थे। ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में ही बने रहते। जो सामान्य ताप है, जो रूम टेम्परेचर है, उसमें ये तरल अवस्था में ही बने रहते। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? वनस्पति तेल, वेल, और जो मछली होती है, वेल मछली होती है, उसके तेल में जो वसा अम्ल होता है वो कौन सा होता है? असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इनके सेवन से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। यदि आप असंतृप्त वसा खाओगे तो उनके सेवन से आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आपका मोटापा जब भी ज़्यादा नहीं है। देखो, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या ज़्यादा हो जाती है आपके शरीर में तो आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा मोटी, यानी आपका शरीर है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। तभी संतृप्त वसा या ज़्यादा खाओगे तो शरीर कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। लेकिन असंतृप्त वसा यदि आप खाओगे तो आपका शरीर मोटा नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल जैसा है वैसा ही हमारा बना रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन से अम्ल आते हैं? वसा अम्ल की बात की जाए तो ओलिक अम्ल आता है एक, और लिनोलीक अम्ल आता है। लिनोलीक अम्ल का पाया जाता है, और ओलिक अम्ल जो होते हैं ये दोनों कैसे अम्ल होते हैं? तो ये असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। और इसमें असंतृप्त वसा अम्ल में कौन से तेल आते हैं? तो जितने भी वनस्पति तेल होते हैं, जितने भी तेल होते हैं वो सभी असंतृप्त वसा अम्ल में आते हैं। और ये सामान्य ताप पर तरल अवस्था में ही बने रहते हैं। और इनमें बॉन्ड कितने पाए जाते हैं? तो इनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं कैसे। देखो, तो ये ऊपर वाले जो नाम लिखे हैं वो सामान्य इनके नाम है। जैसे संतृप्त वसा, संतृप्त वसा में आपको ये देखो फार्मूला कुछ लिखे हुए, इनमें कहीं आपको बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा होगा। जबकि असंतृप्त वसा जितने भी ये फार्मूला लिखे हुए हैं उन सभी का डबल बॉन्ड लगे हुए। देखो, ये डबल बॉन्ड लगा है, ये डबल बॉन्ड लगा है किसी, तो ये इसमें क्या मतलब है कि जो असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं उनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि संतृप्त वसा अम्ल में डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं कि जो पोमिटिक अम्ल होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, इसका स्रोत क्या है? तो ये जंतु एवं पादप वसा में पाया जाता है। जंतु और पादप की वसाएं जो होती है उसमें पोमिटिक अम्ल पाया जाता है। स्टेरिक अम्ल ये भी जंतु एवं पादप संबंधित है। एरिकिटिक अम्ल, एरिकिटिक अम्ल जो होता है अभी हमने आपको बताया था, ये मूंगफली के तेल में पाया जाता है। जो एरिकिटिक अम्ल होता है वो मूंगफली के तेल में पाया जाता है। और एरिकिडोनोनिक अम्ल जो होता है, एरिकिडोनोनिक जो अम्ल होता है वो जंतु वसा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जंतु वसा में। तो ये जितने भी नाम लिखे हुए सभी असंतृप्त हैं। ओलिक हुआ, लिनोलिक हुआ, लिनोलिनिक अम्ल हुआ, एरिकिडोनिक अम्ल हुआ, ये सभी कैसे? असंतृप्त हैं। और जबकि ऊपर वाले जो हमने आपको बताया ये सभी कैसे? संतृप्त है, सैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ नाम है आपको याद रखने अच्छे से। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो यहाँ पर, सूरजमुखी के तेल में कौन सी वसा होती है? तो सूरजमुखी का जो तेल है वो वनस्पति तेल है, तो उसमें असंतृप्त वसा अम्ल की बहुत अधिकता होती है। सूरजमुखी के तेल में असंतृप्त वसा जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। संतृप्त वसा की लगातार अधिकता, यदि आप ज़्यादा खा रहे हो संतृप्त वसा तो आपको कौन सा रोग हो जाता है? संतृप्त वसा की लगातार अधिकता खाने से आपको कौन सा रोग हो जाता है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का रोग हो जाता है यदि आप ज़्यादा संतृप्त वसा खाते हो। कौन सी वसा खाते हो? संतृप्त वसा का लगातार सेवन करते हो तो आपको ये रोग उत्पन्न हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसे याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब बात करेंगे वसा का वर्गीकरण। जिस प्रकार से प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया था, सरल प्रोटीन और जटिल प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन, उसी प्रकार से वसा को भी तीन भागों में बांटा जाता है। यानी वसा का भी 3 तरीके से वर्गीकरण किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, सरल वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। सिंपल लिपिड, कंपाउंड यानी कॉन्जुगेटेड लिपिड, या इसे कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड, और व्युत्पन्न वसा यानी कि ड्राइव लिपिड। तो जो वसा होती है उसे 3 भागों में बांटा गया, सरल वसा, यौगिक वसा और व्युत्पन्न वसा। सरल वसा में हमारे क्या क्या आते हैं? तो सरल वसा में आपका वसा, तेल और मोम जो होते हैं, जो वैक्स जिन्हें कहा जाता है, वो सभी किस में आते हैं? सरल वसा में आते हैं। बहुत संरचना इनकी सरल होती है। और सरल वसा में क्या क्या आता है? तो वसा, तेल, मोम जो होते हैं वो हमारे सभी सरल वसा में आते हैं। अब बात करेंगे यौगिक वसा क्या होती है, व्युत्पन्न वसा क्या होती है, इनमें क्या क्या आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यौगिक वसा आपके लिए। आगे बात करते हैं।
बात करते हैं यौगिक वसा यानी कंपाउंड लिपिड क्या होते हैं। तो कंपाउंड लिपिड में जिस प्रकार से हमने आपको यौगिक प्रोटीन बताई थी, यानी जटिल प्रोटीन में उसमें क्या होता, फास्फोप्रोटीन आती थी, ग्लाइकोप्रोटीन आती थी, उसी प्रकार से इसमें भी सरल वसा और जब सरल वसा से मिलकर बनी होती है। तो यौगिक वसा का मतलब क्या है, यौगिक का मतलब क्या है, दो चीजों से मिलकर बनी हो। कितनी चीजों से, दो चीजों से। तो जब फॉस्फो में लिपिड और जोड़ दिया जाए तो फॉस्फोलिपिड बनता है। तो यौगिक वसा में हमारा फॉस्फोलिपिड आता है, जिसे में लेसिथिन और सिफिलिन नाम के जो पदार्थ आते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या क्या आता है, तो लेसिथिन और सिफिलिन नाम के दो पदार्थ आते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो यौगिक वसा का उदाहरण है। अच्छा, और पूछा भी जाता है कि यौगिक वसा में क्या क्या आता है, तो फॉस्फोलिपिड आता है, ग्लाइकोलिपिड आता है। फॉस्फोलिपिड जो होता है उससे ही हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। जो कोशिका के ऊपर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका कला पाई जाती है, वो किस लिपिड की बनी होती है, तो आपसे पूछा जाए तो वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। सिफेलिन नाम का जो पदार्थ होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये तंत्रिका तंत्र में होता है और प्लेटलेट्स में पाया जाता है। सिफेलिन नाम का जो फॉस्फोलिपिड है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो तंत्रिका तंत्र और प्लेटलेट्स में पाया जाता है, जो रुधिर का एक भाग है, रुधिर कणिका का एक प्रकार है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है सिपेलिन जो होता है वो आपको मैंने बता दिया, सिपेलिन तंत्रिका तंत्र एवं प्लेटलेट्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं व्युत्पन्न वसा क्या होती है, ड्राइव लिपिड्स क्या होती है। तो ड्राइव लिपिड्स जो है वो सरल या यौगिक वसा के अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होती है। सरल एवं यौगिक वसा के व्युत्पन्न होती है, और यानी सरल और यौगिक वसा के अपघटन से क्या प्राप्त होती है, व्युत्पन्न वसा प्राप्त होती है। किसके, सरल और यौगिक वसा के जब अपघटन होता है तो उससे कौन सी वसा प्राप्त होती है, व्युत्पन्न वसा प्राप्त होती है, जिसे ड्राइव लिपिड्स कहा जाता है। अब व्युत्पन्न वसा में क्या क्या आता है, तो व्युत्पन्न वसा में आपको स्टीरॉयड आते हैं। स्टीरॉयड जो होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो सभी जंतुओं में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल है ये प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनमें ये पाया जाता है। यानी जो प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। और ये किस में आता है, तो ये स्टीरॉयड का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है, स्टीरॉयड का। तो स्टीरॉयड किस में आते हैं, तो स्टीरॉयड यदि आपसे पूछा जाए तो ये व्युत्पन्न वसा में आते हैं। किस में आते हैं, व्युत्पन्न वसा में। एक और उदाहरण यहाँ पे अच्छा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि ईस्ट तथा अन्य कवकों में कौन सा पाया जाता है, तो ईस्ट तथा अन्य कवकों में एर्गोस्टेरोल मिलता है। जो व्युत्पन्न वसा पूछी है इसमें स्टीरॉयड में कौन सी होती है, तो ईस्ट और अन्य कवक जो होते हैं उनमें एर्गोस्टेरोल पाया जाता है। बात करते हैं कैरोटीनॉइड। तो ये कैरोटीनॉइड जो होता है वो भी एक व्युत्पन्न वसा है, और ये पादप वर्धक है। पादपों में जो वर्धक होता है उसी के, यानी पादपों में जो कलर होते हैं उसी के रूप में एक स्टीरॉयड एक व्युत्पन्न वसा पाई जाती है, जिसका नाम है कैरोटीनॉइड। क्या है, कैरोटीनॉइड। तो ये हमारा था व्युत्पन्न वसा, और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी। और यदि आपके लिए कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। दो क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और ये जो भी अच्छा आंसर इनका देगा उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। गाय के दूध का जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है। दूसरा क्वेश्चन है, मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। यानी मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लिवर तेल है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा अच्छे से, और जो भी पहले देगा उसका नाम हम कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताया करो, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार करके लाएं यहाँ पर। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ये जरूर बता दिया करो कि वीडियो आपकी कैसी है, और इसमें कोई कमी है तो आप कमी भी हमें बता सकते हो, हमें वो स्वीकार है, और हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, आप इस चक्कर में न रहे कि हम इनसे कहेंगे कमी निकाले तो ये हमसे कुछ बोलने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमें कमी बताओगे तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश भी करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस और को क्लिक कर लेना।
तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लगी हो, शेयर भी करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।